आप ये कह रहे थे 8 साल में ये हुआ, 8 साल में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया नफरत को। आपको नहीं लगता यूसीसी जिसके बाद आप ग्रीवेंसेज है काफी हद तक वो एड्रेस होंगे? और वैसे साहब मैं जानती हूँ आप बैरिस्टर हैं सर, लेकिन आप जो रीजनिंग मुझे दे रहे हैं, आप मुझसे कह रहे हैं ये नहीं हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो जो आर्टिकल 44 कहता है वो भी नहीं होना चाहिए सर। क्या ये एक दलील हो सकती है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि मेरी पार्टी का स्टैंड ये है, हमने लॉ कमीशन को आज से 1.5-2 साल पहले लिख कर दिया था कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं, और क्यों है हमने पूरा लेटर दिया है, वो आज भी नेट पर अवेलेबल है, आप पढ़ लीजिए, जिसका तस्करा मैं आपके सामने भी किया हूं। मेरा बोलना यह है कि सेलेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर क्यों मोदी सरकार और बीजेपी अपना दिमाग लगाती है? भाई शराब पर पाबंदी लगाइए ना। रोज रात में शराब पीकर एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। शराब पीकर महिलाओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, बंद करिए ना, यह भी तो एक सोशल ईवल है। मैंने आपको गोवा की मिसाल दी, ठीक है, आप वहां पर अलाउ करेंगे, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो यूसीसी देश के जो रिसोर्सेस है, नहीं सुनिए मैडम, नहीं देश के रिसोर्सेस है 45% देश के दौलत 5% लोगों के पास क्यों? क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है? आप कह चुके हैं, ये दलील आप रख चुके हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप इतनी माइनॉरिटीज की आपको चिंता है, देश के मुसलमानों की चिंता है, अभी यूपी में इलेक्शन हुए, आप गए, आपने कहा ठाकुरों का नेता, यादवों का नेता, पिछड़ों का नेता, आपने सबका नेता गिनाया, तो मुसलमानों नेता चुन लो। मुसलमानों ने आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं, कोई बात नहीं है मैडम, मेरा काम तो कोशिश करना है, मेरा काम तो लड़ते रहना है, जिद्दोजहद करना है। मैं जब मर जाऊंगा तो मुझे लोग इस बात से याद नहीं करेंगे कि इसने लड़ना छोड़ दिया था, इसने जिद्दोजहद करना छोड़ दिया था, इसने बोलना छोड़ दिया था। जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ ये शख्स जिंदा था जो अपनी उसूल के ऊपर रहकर इन तमाम बातों को संविधान के दायरे में रहकर कहता था। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज मुझे कामयाबी नहीं मिली यूपी में, कल मिलेगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनको झूठ बोलकर वोट लिया कि हम बीजेपी को हरा पाएंगे। ओवैसी ये कह रहा था कि समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाएगी, तो मैं सच साबित हुआ हूं ना। देखिए, आज एक वो इलेक्शन हुआ, कल दोबारा इलेक्शन होगा, फिर राजनीति तो सत्ता के लिए है ना ओवैसी साहब, की बात नहीं है। ओवैसी साहब, राजनीति तो सत्ता के लिए है ना, वोट बेनिफिट नहीं मिल रहा ना आपको, क्यों नहीं मिल रहा? मैडम, किसी के लिए सत्ता के लिए होगी, मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन की बात है। मैं आज आपके चैनल पे खड़े बैठकर फिर से आपके देखने वालों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को कह रहा हूं जो हिंदी बेल्ट में रहते हैं, आपके वोट में इतनी ताकत नहीं है कि आप सरकारों को बदल सकें। आपके वोट में इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हो, काम करिए। ये मुसलमानों को एक ख्वाब दिखाया गया कि मुस्लिम वोट बैंक, इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना कभी रहेगा। इस देश की रियलिटी है कि यहां पर हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। मुसलमानों को ये रियलिटी खास तौर से हिंदी बेल्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने वोट से अपने कम्युनिटी के लोग कामयाब करिए। भाई यादव को जिताता है, ठाकुर को जिताता है, ब्राह्मण को जिताता है, दलित को जिताता है, मगर मुसलमान को उन्हीं को देखकर चेंज होना पड़ेगा। नहीं तो क्या एक डेंजरस ट्रेंड नहीं होगा कि आप जाति देखकर, धर्म देखकर नेता चुनने लगे? ये किसी डेमोक्रेसी के लिए क्या हेल्दी ट्रेंड होगा? मैडम, क्या सुनिए, आप देखिए, जी टीवी पर मैंने इस प्रोग्राम को देखा था और आपको कहते हुए सुना था कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण में इन कैंडिडेट्स का ऐलान किया और उसके बाजू लिखा था उनकी जात, उनकी कास्ट। वो बताइए क्या है था फिर? क्या भाजपा नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के बहुत बड़े नेता हमारे पास हैं? मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। मैं उनसे भी कह रही हूँ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, मैं आपसे भी कह रही हूँ क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब पूरे देश में हर पार्टी जात की पॉलिटिक्स करती है तो मुसलमान क्यों ना करें? हर आदमी करता है, हर पार्टी करती है। और जब असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करता है तो सब भूल जाते हैं। तो भारत को मजबूत करने वाली पॉलिटिक्स क्यों ना करें? कोड देता है, सुनिए, यादव कोड देता है। आप अखिलेश बोलते हैं कि मैं यादवों का नेता, वहां पर आरजेडी कहती है कि हम यादवों की पार्टी है।
बीजेपी कहती है कि हम अपर कास्ट की पार्टी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं अदर ओबीसीज मेरे साथ हैं, और महाराष्ट्र में जाइए वो मराठाओं की लड़ाई लड़ते हैं। तो ठीक है, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आज जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्लैरिटी दे दीजिए, ये जो धर्म जात की राजनीति होती है ये ठीक है? क्या आप उसे क्वेश्चन भी करते हैं, आप उसे क्वेश्चन भी करते हैं और फिर आप कहते हैं हम क्यों ना करें? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल मुसलमान को करना चाहिए। जब आप कर रहे हैं तो देश के हित में और मैं कर रहा हूं तो देश के हित में नहीं है, ये कौन सी मिसाल है? आप वो राजनीति कर कर अपने अपने समुदायों को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप दूध भी पी रहे हैं, मलाई भी खा रहे हैं, मस्का भी खा रहे हैं और पूरा दूध का दूध घड़ा उठाकर भाग रहे हैं और मुसलमान को सिर्फ भूखा और प्यासा और दिखा रहे हैं और ख्वाब दिखा रहे हैं। आप करेंगे तो अच्छा, और मैं ना करूं। करना चाहिए देश के मुसलमानों को, तभी जाकर भारत की राजनीति के क्रॉस रियलिटी है कि भारत के मुसलमानों को अगर इंसाफ चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उनको अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए ताकि उन पर पुलिस भी जुल्म ना करे, झूठी आरोपों में उनको दहशतगर्द ना करार दिया जाए। जब तक एक समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होगा, मैंने एक आखिरी बात कर रहा हूं उस पर, मैंने अपनी आंखों से 2013 में सेंट्रल हॉल में देखा था कि बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के 60 एमपीज जो ठाकुर थे वो मनमोहन सिंह से मिलने जा रहे थे। मैंने पूछा कहां जा रहे हैं, तो कहा कि हम जनरल वीके सिंह के लिए मिलने जा रहे हैं। मैंने पूछा जनरल वीके सिंह से आपका क्या ताल्लुक है, तो बोला कि हमारा ठाकुर है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है। 60 एमपीओ को मैंने देखा था, तो इसमें गलत बात क्या है बताइए आप करेंगे तो बहुत अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि जो डेटा है मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेशन का, अंडर एम्प्लॉयमेंट का, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसमें बुरी बात क्या है? देश मजबूत होगा ना। अगर 14% पॉपुलेशन को आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिसएंटाइटल कर देंगे, तो देश तो सुपर पावर नहीं बनेगा। सुपर पावर बनने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के अल्पसंख्यक समाज को उठाना पड़ेगा। बीजेपी के पास सब समुदाय के एमपी है, मुसलमान नहीं है। आप ये बताएं मुझे, अभी हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, बीजेपी भारतीय आता है उसमें, एनसीपी नेशनलिस्ट आता है उसमें, आईएनसी इंडियन आता है उसमें, एआईएम में मुस्लिमीन आता है सर, और फिर इंडिया की बात होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, उसके कानून की बात होती है। सर मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में था सर, और आपने एक बार भी आपने कहा भारत सुपर पावर। सर ये डिविजन्स क्रिएट करके इंडिया सुपर पावर बन रहा है। सुन तो लीजिए मैडम, आप आधी सच्चाई क्यों बयान कर रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और आप ये क्यों नहीं दर्शकों को बताते कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा इलेक्शन कमीशन के लॉ के तहत उसको भारत के संविधान पर अपना अटूट भरोसा दिखाना पड़ेगा, लिखकर अफर्म करना पड़ेगा। शिवसेना क्या है? भाजपा के साथ थी, AIADMK अभी भी भाजपा के साथ है, अकाली दल भाजपा के साथ थी, ऐसे कई पार्टियों का नाम मैं आपको दे दूंगा जो भाजपा के साथ थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.